सो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देन इंडिया कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने आपकी रिवॉल्ट भी कवर की थी। आज हम आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी योर वाइसराय ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आपको लास्ट टॉपिक याद होगा तो लास्ट टॉपिक हमने क्या की थी, रिवॉल्ट की थी। कब की? 1857 की हमने क्या की थी, आपकी रिवॉल्ट की थी। और अगर आपको याद होगा कि उस रिवॉल्ट का जो हमने इम्पैक्ट पढ़ा था वो क्या था कि अब जो भी सारी पावर है, ठीक है, जितनी भी आपकी पावर अथॉरिटी है वो किसके पास चली जाएगी, तो वो ब्रिटिश क्राउन के पास जो है चली जाएगी, राइट। यही इम्पैक्ट था मेजरली। इम्पैक्ट ऐसा पढ़ा भी क्यों? बिकॉज रिवॉल्ट हुई, जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई। ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, इंडियंस जो है वो विद्रोह कर सकते हैं, अगर हमने जल्दी से उनके ऊपर कमांड नहीं सेट करी तो मे भी आगे जाकर हमें जो है ये जो इंडिया है उसको खोना पड़ेगा, विच इवेंचुअली हैपेंड लेटरली, ठीक है। बट एट दैट टाइम ऐसा नहीं हुआ था। उस टाइम तो इन्होंने एक एक्ट निकाला था जिसको हमने कहा था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जिस एक्ट के अंदर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, द ट्रांसफर द गवर्नमेंट एंड टेरिटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। जिसका मतलब कि पहले तो ब्रिटिशर्स क्या करने आए, ट्रेड करने आए। फिर ब्रिटिशर्स क्या करने आए, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने आए। इसके बाद उन्होंने क्या करा, सेटलमेंट करा। अब उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें होती रहेंगी, अब हम क्या करेंगे, इंडिया पे राज करेंगे। जिसका मतलब इंडिया के जितने भी रूल्स होंगे एंड रेगुलेशंस होंगे वो कौन देखेंगे, वो हम ही देखेंगे, हम ही बनाएंगे, हम ही देखेंगे। उसको लागू करना, उसको रिपेल करना, वो भी हमारी ही अथॉरिटी होगी। पहले ये कहानी जो है आपकी कहां से शुरू होती है, बंगाल से शुरू होती है, देखिए, ठीक है, ट्रेड के लिए। फिर ट्रेड के लिए इंडिया आती है, फिर इंडिया में वो एडमिनिस्ट्रेट होती है। अब वो क्या बनते हैं, वाइसराय। वाइसराय यानी सुप्रीम अथॉरिटी, राइट। जिसके पास क्या होंगी, सारी पावर्स होंगी, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से बना पाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, रिपेल करेंगे अपनी मर्जी से। जहां पे ब्रिटिशर्स को अपना प्रॉफिट लगता वो वहां पे रूल बना देते, जहां पे प्रॉफिट कम लगता वो वहां से रूल जो है फटाफट से रिपेल कर लेते। तो ये सारी चीजें हम अब किस में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे ना। इतनी बड़ी अथॉरिटी बना दी थी तो उस अथॉरिटी को हेड करने के लिए कोई तो चाहिए था। तो उस अथॉरिटी को हेड करने के लिए एक पोस्ट बनाई जाती है, जिस पोस्ट को कहा गया है यहाँ पे वाइसराय, ठीक है। अब कभी क्वेश्चन बन जाए कि जो वाइसराय पोस्ट थी वो आपके कौन से एक्ट के बाद किस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आई थी, तो दैट इज योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो जब इम्प्लीमेंट हो गया था तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलती है, आपकी ये वाइसराय की जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं जो है हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे वही क्या हुआ था कि सारी जो पावर है वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। होता क्या है, द कंपनीज रूल ओवर ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया कम एट एन एंड एंड वाज पास डायरेक्टली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो, अब डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे कहा कि जो इंडिया है, ठीक है, जहां पे ब्रिटिशर्स रह रहे थे वो एक अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे जब तक उनके पास गवर्नर जनरल की अथॉरिटी थी। अब क्या हो जाएगा कि ये गवर्नर जनरल वाली अथॉरिटी, ये हैविंग एन इंडिविजुअल अथॉरिटी इन इंडिया, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। एंड जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाएंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लेगी डायरेक्ट। जो कहाँ है बैठी है, आपकी इंग्लैंड में बैठी है। कौन लेगी, मेजरली जो आपकी क्वीन होगी वो ही डिसीजंस आपकी लेगी, ठीक है। ये बात किसमें क्लियर कर दी गई थी, तो ये बात आपके द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्लियर कर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब हम आपके वाइस हाउस पे आते हैं तो वाइस हाउस में हम एक एक करके सारे वाइस हाउस के बारे में पढ़ेंगे। हम एक एक करके जो उनके टाइम पे इवेंट्स हुए हैं उसको भी अच्छी तरह डिटेल में कवर करेंगे, बिकॉज रेदर देन डूइंग ईच एंड एवरी टॉपिक सेपरेटली, लेट्स इट्स बेटर टू डू सबको इकट्ठे ही कवर कर लेते हैं, साथ के साथ आपका रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो वाइसराय बनते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय कब बनते हैं, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858,
ठीक है, जब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अप्लाई किया जाता है तब आपके लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वाइसरॉय बन के निकलते हैं। टेन्योर कितना देखने को मिलता है, तो इनका टेन्योर जो है 1856 से लेके 62 तक देखना पड़ता है। मतलब पहले ये क्या रहे हैं, ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, जब ये गवर्नर जनरल बने तो इनके टाइम पे क्या हो गई, रिवॉल्ट हो गई। ईयर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, रिवॉल्ट हो गई कब, 1857 में। एंड 1858 में क्या हो गया, ये इम्प्लीमेंट हो गया, जिसकी वजह से इनकी प्रमोशन होगी और ये गवर्नर जनरल के बाद क्या बन गए, वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो है आपके बन गए। ठीक है, ये बात जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए, अब होता क्या है, 56 में बनते हैं, 57 में रिवॉल्ट हो जाती है। लास्ट लेक्चर में ही हमने इस रिवॉल्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करा है कि रिवॉल्ट थी क्या, इसमें हुआ क्या था, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब जैसे ही आते हैं, ये आते ही 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश कर देते हैं, पहले कलकत्ता में, फिर मद्रास में और फिर बॉम्बे में इन योर 1857। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द ब्रिटिश क्राउन, जो क्या है आपका क्वीन है, ब्रिटेन है, ठीक है, अंडर योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद इनके टाइम पे आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब हमारे लिए ना इसमें जितने भी आपके एक्ट्स आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको हम इंडिविजुअल करके ही पढ़ेंगे, बिकॉज जब हम इकट्ठे पढ़ेंगे ना तो समवेयर वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। सो इट्स बेटर हम उसको इंडिविजुअली कवर करें। नाउ अब आता है द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है क्या, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले काउंसिल एक्ट कौन से ईयर में आता है, तो 1861 में आता। वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके दैट ट्रांसफर्ड इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल फंक्शन एज कैबिनेट रन on the portfolio system. It was introduced because British government wanted to involve the Indian people into the process of law making and that is passed on a 1st of August 1861। अब हुआ क्या था देखो, अगर आपको याद हो रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें एक चीज तो ऑलरेडी ही बोल दी थी कि क्या सेटअप होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है सेटअप होगा। ठीक है, और वही बात थी, वही चीज यहाँ कहेगी कि देखिए जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट होगा 1861, उसमें हम एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सेट करेंगे। ठीक है, उसमें हम एक इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, जिसमें हम क्या बनाएंगे, इंडियंस के लिए लॉज बनाएंगे। अब ये कहा गया कि जब लॉज इंडियंस के लिए बनेंगे तो इट्स बेटर कि इंडियन मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाए। ठीक है, मेजॉरिटी जो थी, जो आपके मैक्सिमम थे, देखो वो तो ब्रिटिशर ही थे। ठीक है, बट हाँ हो जाता है कोई एक आधा इंडियन डाल देते थे। ठीक है, इन्होंने रखा इसलिए था क्योंकि रूल्स रेगुलेशन इंडियंस के लिए बनने थे, तो इनका मानना था कि अगर इंडियंस ही नहीं इस काउंसिल में होंगे तो जो इंडियंस के लिए रूल्स बन रहे हैं वो शायद से माने ही ना, बिकॉज दे कैन से कि यार रूल्स हमारे लिए हैं, बना ब्रिटिशर्स रहे, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल। तो मेजरली इसमें यही कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो भी आपके इंडियन पीपल है उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि वो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सके एंड इंडियंस का एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमें आके बता सके। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में हमें ये चीज जो है आपके देखने को मिलती है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स आता है, बिकॉज मैं किसी भी एग्जाम की बात करूं उसमें बहुत इसके क्वेश्चन देखे, लाइक 2 to 3 क्वेश्चन तो आपके एक एग्जाम में ही हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ यहाँ पे चीजें आती है जब हम एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, कि सबसे पहले क्या होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद इन लॉ मेकिंग, कि सबसे पहला पॉइंट यही कहा गया कि एड इंडियंस, यहाँ पे क्या कहा गया, एड इंडियंस, ताकि हम क्या बना सके, लॉ बना सके। किसके लिए बना सके, इंडियंस के लिए बना सके। Second, Viceroy nominated some Indians as non-official members that expand council। ठीक है, जैसे कि राजा ऑफ बनारस को महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव,
ठीक है, जब ये बात हुई कि हाँ मेन प्रोविजन तो यही है कि इंडियंस को क्या किया जाएगा, आपके लॉ मेकिंग प्रोसेस में ऐड किया जाएगा, तो उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे उन्होंने कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया कि ये हो सकते हैं जो हमें एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, जिससे हमारे जो लॉ मेकिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, आपकी ईजी हो जाएगी। अब यही होता है। फिर लॉर्ड कैनिंग आपके 3 लोगों का नाम देते हैं, जिन 3 लोगों में से बमुश्किल सिर्फ एक इंसान जो है आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता था। होता क्या था यहाँ पे, फिर इन्होंने रिस्टोर किया किसकी, लेजिस्लेटिंग पावर को, बॉम्बे एंड मद्रास की। देखिए अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है दोज जो क्या बताते हैं, जो ऐसे आपकी पॉपुलेशन है जिसको हम पीपल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, दोज हु रिप्रेजेंट पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वो मेंबर्स को रिस्टोर किया जो क्या कर सकते थे, बंगाल हो गया, जैसे बॉम्बे हो गया, जैसे मद्रास हो गया, इन जगह को वापस से ब्रिटिशर्स की तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो ये चीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर ये क्या करते हैं, एक न्यू लेजिस्लेटिव इस्टेब्लिश करते हैं बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे, पंजाब में। देखो बंगाल तो इनका डे 1 से क्या रहा है, फेवरेट रहा है। अगर आपने पीछे पीछे देखा होगा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया, बैटल्स भी बंगाल के लिए ही हुई। ठीक है, फिर बंगाल की इकोनॉमी भी कोलैप्स इन्होंने कर दी, फिर बंगाल के लिए मूवमेंट से अब यही लोग लेके आ रहे हैं, फिर बंगाल में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यही बना रहे हैं। मतलब बंगाल एक ऐसी जगह थी जो इनकी बहुत ज्यादा क्या थी, फेवरेट थी, और कहीं ना कहीं उसी फेवरेटिज्म में इन्होंने बहुत ज्यादा बंगाल पे फेवर भी आपके किए हैं, जो हमें इन लेक्चर्स में देखने को आराम से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब क्या था, वाइसरॉय कुड मेक एनी प्रेफरेंस फॉर द कन्वेंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। एक और चीज कह दी गई कि जो वाइसरॉय होगा वो क्या कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है। डिसीजन किस चीज में ले सकता है, कि जब भी कोई बिजनेस का बिजनेस की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी, तो वाइसरॉय का जो फाइनल डिसीजन होगा, या वीकेंड से जो वाइसरॉय का डिसीजन होगा, उसी को हम फाइनल डिसीजन जो है आपका कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिर इट गिव द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो का सिस्टम मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर दिया, पोर्टफोलियो सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को फेस करने वाले थे। एंड इस पोर्टफोलियो में कहा गया कि चलो हम इंडियंस को भी इन्वॉल्व करेंगे। वाई सो, बिकॉज यही पोर्टफोलियो क्या करने वाला था, आगे जाके हमारे लिए लॉज जो है बनाने वाला था। देन यहाँ लिखा है, ऑर्डिनेंस कुड बी इशूड बाय वाइसरॉय विदाउट द concurrence during the emergency, however life of such as ordinance was 6 months। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कभी भी इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी लगाने वाली जो पावर होगी वो भी किसके पास है, वाइसरॉय के पास है। एंड वो पावर कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं, बट 6 महीने तक ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आपका कहीं ना कहीं आपको पॉलिटी में भी पढ़ने को मिलेगा जब हम ऑर्डिनेंस बिल की बात करते हैं, लेकिन दैट ऑर्डिनेंस बिल पावर वो किसके साथ होती है, तो वो आपके वाइसरॉय के साथ होती है यहाँ पे। बट आज के टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो वो प्रेसिडेंट के साथ हमें देखने को आपके मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि इस एक्ट के क्या आते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ठीक है, तभी तो ये एक्ट आपका खत्म हो गया। देखिए द बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या था, सिलेक्शन एंड द रोल ऑफ एडिशनल मेंबर्स, कि हम मेंबर्स को सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, कितने मेंबर्स सेलेक्ट, मतलब कितने मेंबर्स ऐड होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, मान लेते हैं कि किसी इंडियन को सेलेक्ट करना है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस कौन देख रहा है, कोई आपका ब्रिटिशर जो है देख रहा है। फिर एडिशन, कितने मेंबर्स एडिशनल करने, 1 2 3, कुछ भी फिक्स नहीं था। ठीक है, तो ना ही एडिशनल मेंबर्स कितने करने हैं वो नंबर आपके पास फिक्स था, और ना ही ये चीज फिक्स थी कि यार जो सिलेक्शन होगी वो किस बेसिस पे होगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। फिर होता क्या है, these members did not take any part in the discussion and their role was only to advise। अब ये चीज और लिखी गई कि आपके जो इंडियंस हैं उनको देखो, लोगों को दिखाने के लिए इस लॉ मेकिंग जो ग्रुप है उसमें ऐड कर तो लिया गया,
बट दिक्कत पता है कहाँ है कि उनको डिस्कशन में नहीं इन्वॉल्व करते थे, ठीक है। उनको कहते थे कि तुम बस एडवाइस दे दो। एडवाइस का देखो क्या होता है, माननी है तो मानोगे, नहीं माननी है तो नहीं मानो। ये चीज हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये चीज हमें आपके ड्रॉबैक की लिस्ट में देखने को मिलती है। किसके ड्रॉबैक, तो कहीं ना कहीं आपके दैट इज गोइंग टू बी योर लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ योर इंडिया। फिर क्या होता है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ काउंसिल, मोर ओवर एक्ट दे वर नॉट बाउंडेड टू अटेंड देम ईदर। अब यहाँ पे कह देगी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, कुछ ऐसे मेंबर्स जो क्या है काउंसिल के मेंबर्स है ही नहीं, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इन सब चीजों में। उनके लिए था कि हो रहा है तो होते रहे, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी हमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलता है। फिर इंडियन जो मेंबर्स थे, दे आर नॉट एलिजिबल टू अपोज एनी बिल, कि भाई हमें बिठाया तो है बट पावर्स ही नहीं दे दिए। तो जितने भी आपके इंडियंस थे, ठीक है, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे कि वो किसी भी बिल में चू भी करे, कुछ बोल भी दें, ठीक है। तो ये भी चीज हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है और कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखने को मिलती है। देन द मोस्ट ऑफन बिल वर पास्ड ऑन वन सिटिंग विदाउट एनी डिस्कशन, कि ये भी होता था कि जो बिल्स है वो एक ही बार में पास कर दिए जाते थे, कोई ऐसा डिस्कशन नहीं होती थी उस पर, ठीक है। ना ही ब्रिटिशर्स डिस्कशन करते थे, ना ही आपके इंडियन डिस्कशन करते थे, बस वो बिल आया, देखा, हाँ देखने में सुंदर है, पास करके आगे चला गया। तो ये सारी चीजें क्या बन रही थी, आपके काउंसिल ऑफ एक्ट की बहुत बड़ी ड्रॉबैक बन रही थी। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि काउंसिल ऑफ एक्ट का मकसद ही यही था कि इंडियंस को हाँ, ये लॉ मेकिंग पॉलिसी में ऐड किया जाए, ताकि हम उनका क्या रहेगा, एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू जो है ले पाए किसके रिगार्डिंग, इंडियंस के रिगार्डिंग। बट एज सच ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, जो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। फिर सेकंड आ जाते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। जब हम लॉर्ड जॉन लॉरेंस की बात करते हैं तो उनका टाइम पीरियड 1864 से लेके 1869 था, ठीक है। इनके टाइम पे बस क्या हुई थी, भूटान वॉर हुई थी, ठीक है। इन्होंने स्टैब्लिश किया था हाई कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में, बॉम्बे में एंड देन मद्रास में इन 1865। ये आपका पॉलिटी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट आपका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, तो कलकत्ता में हुआ, उसके बाद बॉम्बे में हुआ, उसके बाद मद्रास में, और तीनों की ही जो स्टैब्लिशमेंट डेट थी दैट इज समवेयर और 1865। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जिनका टेन्योर बहुत ही कम देखने को मिलता है काम के हिसाब से, दैट इज फ्रॉम 64 टू 69। 1864 टू 1869 हमें इनका टेन्योर जो है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लॉर्ड लिटन। जब हम लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड 1876 से लेके 1880 तक होता है, यानी 4 साल, बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे, क्योंकि इनके टाइम पे वर्निकुलर एक्ट आएगा, ठीक है। देन आपका आर्म्स एक्ट आएगा, इनके टाइम पे आपकी सेकेंड अफगान वॉर हुई थी, ठीक है। उसके बाद इनके टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वीन विक्टोरिया ने एक टाइटल अडॉप्ट कर लिया था, दैट इज योर केसर ए हिंद, ठीक है, जिसका मतलब था क्वीन एम्पायर ऑफ इंडिया, कि भाई अब मैं सिर्फ क्वीन विक्टोरिया, सिर्फ लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन की नहीं रह गई हूँ, मैं अब इंडिया की भी क्या बन गई हूँ, एक तरीके से जो क्वीन है वो बन गई हूँ, ठीक है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि हम इसमें जो जो एक्ट आएंगे उसको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे डिटेल में। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। जब मैं वर्निकुलर प्रेस एक्ट की बात करती हूँ तो इसमें सीधी सी बात ये कह दी गई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, कि जो भी आपके प्रेस वाले हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर नॉट अलाउड टू पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट योर ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंड जब आपको न्यूज़पेपर पब्लिश करना है तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, ब्रिटिशर्स की, विच इज सच अ अनफेयर डिसीजन, बिकॉज प्रेस ही है हम लोगों के लिए जो हमें सच्चाई के बारे में बताता है। वही देख सकते हैं, दिस एक्ट गेव द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द अथॉरिटी टू रिक्वायर एनी प्रिंटर पब्लिशर टू साइन अ बॉन्ड प्रॉमिसिंग टू पब्लिश एनीथिंग that might use public disconnectment with the first receiving approval from the government. Additionally, ये कहा गया the judge was given the power to place security deposit that in that the printer disobeyed the bond could be taken back if the printer repeats the infraction. The his press might be confiscated. नाउ सबसे पहले कि ये कह दिया गया कि भाई जो प्रेस है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं डाल सकती, ठीक है, कुछ पब्लिश नहीं कर सकती, और उनको पब्लिश करने के लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर ये भी कह दिया गया
कि क्या साइन करवा लेते हैं, एक बॉन्ड साइन करवा लेते हैं जिसमें ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो होंगी आपकी मेंशन होंगी कि जो ये प्रेस वाले हैं ये कितना ब्रिटिशर्स के बारे में लिख सकते हैं, कितना ब्रिटिशर्स के बारे में नहीं लिख सकते हैं। एंड ये भी कहा गया कि इनसे इस बॉन्ड में कुछ क्या लिया जाएगा, डिपॉजिट भी लिया जाएगा। और एक और चीज भी लिखी जाएगी कि अगर इन्होंने गलती से कुछ भी ब्रिटिशर्स के रिगार्डिंग प्रिंट करने की पोस्ट किया या फिर कर दिया तो इनकी जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस है वो सारी जब्त कर ली जाएगी बाय और ब्रिटिशर्स। अब इससे क्या होता है, देयर वाज नो राइट टू अपील टू द मजिस्ट्रेट जजमेंट इन कोर्ट ऑफ लॉ and government censor could not accept the documentation from the local publication exempted। ये भी कह दिया गया कि देखिए इसके रिगार्डिंग कोई भी अपील जो है नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो जब्त हो चुकी है तो वो जब्त ही रहेगी, उस पर कोई भी एज सच एक्शन नहीं लिया जाएगा कि उसको हाँ जब्त ना कंसीडर किया जा सके, ठीक है। तो ये जो बात है ये किसमें कही थी, आपके वर्निकुलर एक्ट 1878 में कही थी। समवेयर इसमें ये कर दिया गया था कि जितने भी आपके प्रेस वाले होंगे उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते कि हाँ भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, हाँ भाई तुम जो हो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं जो हो बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है द आर्म्स एक्ट 1878। जब मैं आर्म्स एक्ट की बात करती हूँ तो आर्म्स एक्ट में ये कहा था 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने कि जब वो इंडिया में आए थे, पहले बात तो इट वाज इनैक्टेड इन 1878, ये कहा था मैन्युफैक्चर सेल गन इन द कंट्री वाज रेगुलेटेड, कि गन को बनाना, गन को बेचना, ठीक है, वो जो है इस कंट्री में रेगुलेट रहेगा, वो आप कर सकते हो, बट नो इंडियन वॉज अलाउड टू मैन्युफैक्चर सेल और इवन कैरी अ वेपन। यहां पे कंडीशन ये लगा दी कि ये जो आर्म्स होंगे ना, ये बनाना, ये बेचना, ये कैरी कौन करेगा, सिर्फ आपके ब्रिटिशर्स कैरी करेंगे, ठीक है। इनको बनाना, इनको बेचना और इनको रखना इंडियंस को अलाउड नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये सारी ना किसकी तरफ ले जा रही है, हमें स्लेवरी की तरफ ले जा रही है, ठीक है। अब नाम के लिए हमारे मेंबर्स जो हैं इंडियन ऑफ काउंसिल में बिठाए तो सही ताकि लॉज बना सके, बट उनका कोई सुनता ही नहीं था, उनकी सिर्फ एडवाइस ली जाती थी। पीछे पीछे हमने देखा कि हमारी प्रेस पे भी रोक लगा दी गई है, अभी देखा जा रहा है कि हम गन वगैरह भी नहीं रख सकते, ऑल्दो इट इज अ बैड थिंग बट समटाइम्स यू हैव टू सिक्योर योरसेल्फ, तो तब आपको गन्स जो है रखनी पड़ती है, ठीक है। तो वो भी देखने को मिला है। तो धीरे धीरे ये जो अत्याचार है ये पाइलअप होगा और आपके लास्ट में जाके निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर लॉर्ड रिपॉन। अब लॉर्ड रिपॉन कब से कब तक रहते हैं, तो वो 80 to 84 रहते हैं, अगेन जस्ट फॉर 4 years। ये क्या करते हैं, वर्निकुलर एक्ट को आकर रिपेल कर देते हैं। सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट काम इनके टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इस्टेब्लिश किया जाता है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का होता है कॉन्सेप्ट ऑफ योर पंचायत। इनके टाइम पे ही एल्बर्ट कंट्रोवर्सी हुई थी जो हम आगे देखेंगे। इन्हीं के टाइम पे हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन 1882 जो है बैठी हुई हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अब मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जितने सारे एक्ट्स आते जाएंगे उनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, काउंटर करते जाएंगे उसी वीडियो के साथ, ठीक है। रेदर देन आप फिर अलग से पढ़ो, इट्स बेटर कि उसको साथ के साथ जो है काउंटर करते चलते हैं और साथ के साथ उसको कवर करते चलते हैं। नेक्स्ट द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 में क्या कहा गया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ने फोकस किया ऑन द वेलफेयर वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन। ये इंश्योर किया गया कि 7 साल से कोई भी छोटा बच्चा जो है वो काम ना करे। ये भी कहा गया कि जो 7 से 12 साल का बच्चा है, ठीक है, उसको 9 घंटे से ज्यादा का काम ना दिया जाए और बीच में 1 घंटे की ब्रेक दी जाए। इट मीन्स कोई भी अगर इंसान 7 साल से छोटा है ही और शी कैन नॉट वर्क। कोई भी बच्चा अगर 7 साल से बड़ा है और 12 साल के बीच में लाई करता है तो ही और शी कैन वर्क, बट उसको क्या मिलेगा, 1 आवर की ब्रेक जो है मिलेगी, ठीक है। ये हमें किस में देखने को मिलता है, तो ये हमारे द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आपका 1881 में जो है देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एल्बर्ट कंट्रोवर्सी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज अमंग ऑल। बहुत क्वेश्चन आए, एज यू कैन सी मैंने जितने भी इस पे स्टार्स मारे वो कहीं ना कहीं सारे ही कम हैं। देख लेते क्यों। 1883 में ये कह दिया गया एल्बर्ट ने कि देखिए एक सिस्टम में आपको समझा देती हूँ। मान लेते हैं ये कोई सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे एक क्या है इंडियन जज है और यहाँ ब्रिटिश जज है।
ब्रिटिश जज के पास पावर है कि इंडियन मुजरिम और ब्रिटिश मुजरिम को सजा दे सके, लेकिन इंडियन के पास पावर है कि वो सिर्फ इंडियन मजदूर को ही क्या दे सके, सजा दे सके। अब यहाँ पे आप देखने को मिलते हैं कोर्ट है, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो ये यहाँ पे भेदभाव क्यों है? उसी भेदभाव को खत्म करने के लिए इल्बर्ट बिल लेके आते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि भाई अब कोई भी चाहे ब्रिटिशर हो चाहे यूरोपियन हो, उसको इंडियन जज जो है सजा दे सकता है। अर्लियर ये अलाउड उसको नहीं था, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश और यूरोपियन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सैड भी हमें दिखाई देते हैं। अब द बिल राइज्ड अ ग्रेट आउटक्राई विद इन द यूरोपियन कमिटी। की हुआ क्या कि जैसे ही ये बिल आपका पास हो जाता है, जितने भी यूरोपियन कमिटी होती है या कम्युनिटी होती है, वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है कि यार अब ये इंडियंस हमें क्या देंगे, सजा देंगे, ठीक है। तो ये बात हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, एल्बर्ट कंट्रोवर्सी में देखने को मिलती है। फिर आता है हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन। हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन जो है लॉर्ड रिपॉन लेके आए थे। मेजरली हंटर कमीशन में ये कहा गया था कि जो आपका वुड डिस्पैच निकला था 1884 में, उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अब वुड डिस्पैच क्या था? सो इट वाज योर एजुकेशनल बजट, जिसमें 1 लाख रुपए दिए गए थे, ठीक है। फीमेल्स के एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो ये जो आपका हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन था, ये इसीलिए आया था, ये जस्ट टू चेक करने के लिए कि क्या सच में ऐसा ही हो रहा है, वो डिस्पैच जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज चेक करने के लिए हंटर कमीशन को लॉर्ड रिपॉन लेके आए थे, ठीक है। और इनका स्टेटस क्या था? एलिमेंट्री एजुकेशन को देखना ब्रिटिश टेरिटरी में, सजेस्ट द मींस बाय विच दिस कैन बी एक्सटेंडेड एंड इम्प्रूव्ड। और इनको क्या देने थे? कुछ ऐसे सजेशंस देने थे, कुछ ऐसे तरीके देने थे जिससे अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं इन द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज दैट इज समवेयर इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या होती है? थर्ड बर्मीज वॉर होती है फ्रॉम 85 टू 86। इनके टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, तभी बोला जाता है डफरिन के टाइम पे कौन आए थे? लॉर्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस आए थे। इनका टाइम पीरियड भी 4 ईयर का रहता है, फ्रॉम 48 फ्रॉम 84 टू 88। देखो देयर इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है। बट या अगर आपको याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि डफर के टाइम पे, सॉरी डफरिन के टाइम पे डफर आए थे, तो यहाँ पे डफर किसको रेफर करते हैं? तो वो आईएनसी को रेफर जो है आपका कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम किसके टाइम पीरियड में पढ़ते हैं? लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है फैक्ट्री एक्ट 1891, फिर आता है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, एंड फिर आता है डूरेंट कमीशन। डूरेंट कमीशन इज काइंड ऑफ योर ट्रेड एग्रीमेंट। क्या था ये? आपका ट्रेड एग्रीमेंट था, ठीक है, बिटवीन योर अदर जितने भी कंट्रीज थी उनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट था। किससे मिलते हुए? तो वो ब्रिटिशर्स से मिलते हुए ट्रेड एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। फिर आता है फैक्ट्री एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट, जो हम आपके नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। फैक्ट्री एक्ट ने क्या कहा गया कि देखो फिक्सिंग डेली कर देगी कि 9 घंटे का काम ही दिया जाएगा, कोई भी बच्चा 9 से 14 साल के बीच का है। इट मीन पहले जो 7 से 12 साल वाला कॉन्सेप्ट उसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया, उसको रिप्लेस करके लाया गया 9 to 14 ईयर्स वाला कॉन्सेप्ट। आई गेस तभी हमारे जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन है उसकी लास्ट जो एज है दैट इज ऑफ योर 14, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती है। फिर ये कहा गया अगर फीमेल से काम कराओगे तो उनको 11 घंटे ही काम कर सकते हैं, ठीक है। देन डेली हाफ एन आवर ब्रेक देनी पड़ेगी टिफिन खाने के लिए, और 1 डेज कंपल्सरी रेस्ट की, भाई हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 में से 1 दिन रेस्ट होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ योर संडे, ठीक है। चलो फिर आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट। जब हम इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिला था हमें कि पहले जो हुआ था उसमें ऐड करने की बात की गई थी, किसको? इंडियंस को। इसमें क्या कर दिया, उन्हीं इंडियंस की सीट जो है बढ़ाने की बात कर दी गई है। जैसे सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 10 से 16 मेंबर, बंगाल में 20 मेंबर, मद्रास में 20 मेंबर, बॉम्बे में 8 मेंबर, ओथ में 15 मेंबर और नॉर्थ वेस्ट में 15 मेंबर। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इन 1892 आपके इंडियन काउंसिल एक्ट में हमें ये जो है देखने को मिलता है।
जब हम इंडिया 92 की बात करते हैं तो आउट ऑफ 24 मेंबर्स क्या थे, 5 जो थे आपके इंडियन से। चलो बहुत बड़ी बात है, पहले जहाँ एक को रख रहे थे अब उसको 5 को रख रहे थे, तो 5 जो लोग थे वो बोर तो नहीं हो सकते थे। तो ये चीज हमें किसमें देखने को मिलती है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में देखने को मिलती है। फिर अब यहाँ पे क्या था, मेंबर्स को राइट दे दिया गया कि दे कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट द बजट, ठीक है, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में था। बट उनको क्या देना पड़ेगा, 6 दिन का पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। अगर आपको अगले हफ्ते कोई क्वेश्चन पूछना है तो आज आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन की हाँ मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ सका हूँ, एल्स ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेश्चन पूछने की एज सच परमिशन नहीं थी। फिर क्या देखने को मिलता है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर empowered to make new law, repeal old law and permission of governor general। की भाई अब जो था ऐसा कुछ भी नहीं था, हम वाइस राव बन चुके थे, तो हमारे पास सारी सुप्रीम पावर आ चुकी थी, अपने आप को एम्पावर करने की पावर आ गई थी, ब्रिटिश एम्पायर को एम्पावर करने की बात आ गई थी, ठीक है। और जो पुराने लॉस थे उनको रिपेल कर दिया गया, उन जो अनवांटेड लॉस थे उनको रिपेल कर दिया गया, और जो नए लॉस थे उनको लेके जो है आया गया कहाँ पे, आपके इंडियन जो कंट्री है वहां पे, और एल्स यू कैन से इंडियन जो गवर्नमेंट कंसीडर होती है वहां पे। फिर आते हैं लॉर्ड कुर्जो। लॉर्ड कुर्जो का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है, बिकॉज इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की नहीं, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी लेके आए थे। इनका टाइम पीरियड 1899 टू 1905 होता है। इन्होंने पुलिस कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन एस्टैब्लिश की। पुलिस कमीशन का मतलब है द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड कुर्जो एंड द डिपार्टमेंट ऑफ सेटलिंग यूनिवर्सिटीज वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड कुर्जो, ठीक है। अब इसी के साथ हम ये जो आपके इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है और पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसको भी फटाफट जो है देख लेते हैं। जब मैं बात करती हूँ आपके इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट की जो 1904 में निकला था, तो उसमें क्या था कि लॉर्ड कुर्जो ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और ये कहा था टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड गवर्नर कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज, एक्सपैंड द स्कोप ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ये कह दिया गया कि देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो आपकी यूनिवर्सिटीज होंगे उसको इस्टेब्लिश करवाएंगे, ठीक है। जो एक्ट है उसने ये कहा कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जितनी भी यूनिवर्सिटीज होगी दैट इज गोइंग टू बी अंडर योर गवर्नमेंट, एंड ये तक बात की गई कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन इसको क्या किया जाएगा और धीरे धीरे करके आगे जो है एक्सपैंड आपका किया जाएगा। तो ये बातें किसमें कही थी, द यूनिवर्सिटी एक्ट आपके 1904 में कही थी। किसके टाइम पे आया था, तो लॉर्ड कुर्जो के टाइम पे आया था। इसके बाद लॉर्ड कुर्जो बहुत ही बड़ा कदम उठाते हैं जिसको हम आज भी याद रखते हैं, दैट इज योर पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब मेजरली हो क्या रहा था, बंगाल सबसे बड़ी प्रोविंस थी, बंगाल में सबसे ज्यादा क्या थी, पॉपुलेशन थी, जिससे जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो क्या हो रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे थे बंगाल को दोबारा काउंटर करने के लिए, क्योंकि वहां पे इंडियन पॉपुलेशन थी। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हैं। अब उसका मतलब क्या था कि आपके जो बंगाल है वहां पे हिंदूज भी रहते हैं, वहां पे मुस्लिम्स भी रहते हैं, तो ऐसा करते हैं कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक जगह हिंदू को दे देंगे और एक जगह आपको मुसलमान को दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, डिवाइड एंड रूल अप्लाई हो जाएगा। अब होता क्या है कि जो हिंदूज थे उन्होंने बहुत ज्यादा इसको अपोज किया, बिकॉज वो कहीं ना कहीं समझ गए थे डिवाइड एंड रूल अप्लाई कर रहे हैं और अगर हम एकजुट होकर ना रहे, अलग हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बंगाल है वो भी हाथ से जाएगा। बट मुस्लिम जो थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे इस चीज से, इसलिए खुश थे क्योंकि मुस्लिम ने कहा कि अब हम फाइनली अलग हो चुके हैं, हम अपने इलेक्शंस खुद करेंगे, हम अपने वोट खुद लेंगे। तो ये जो एक सेल्फ सुपीरियोरिटी जो थी मुस्लिम्स में वो आ गई थी, ये देख के यार अब हम पार्टीशन हो चुका है, अब हम अलग हो चुके हैं, तो हम जो है अब बिल्कुल भी सुपीरियर हैं। वही बात लिखी गई है कि जो पार्टीशन थी उसमें डिवाइड देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज में थी, ईस्ट बंगाल जिसमें मेजॉरिटी आपके क्या थी, मुस्लिम में थी, ठीक है। बट लेफ्ट कंसिडरेबल माइनॉरिटीज ऑफ हिंदू इन ईस्ट बंगाल एंड मुसलमान इन वेस्ट बंगाल। मतलब पहले ये कह दिया गया कि वेस्ट बंगाल में हिंदू ज्यादा है, ईस्ट में मुस्लिम्स हैं, और इसको शफल कर दिया गया कि यहाँ पे कम है और यहाँ पे कम है। तो ये बात हमें यहाँ पे पता चलती है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मुस्लिम्स तो भाई फेवर में थे, बट हिंदू ने बहुत ज्यादा इसको क्या किया, अपोजिट किया, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं पता था कि डिवाइड एंड रूल है और ये कहीं ना कहीं हमें क्या कर देगा, एक दूसरे से तोड़ देगा, जिससे क्या हो जाएगा, हम दोनों ही एकजुट होकर एक दूसरे से लड़ जो है नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज भी हमें पार्टीशन ऑफ बंगाल में आपके देखने को मिलती है।
फिर आ जाते हैं लॉर्ड मिंटो। जब मैं लॉर्ड मिंटो के टाइम की बात करती हूँ तो इनके टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट आया, सूरत स्प्लिट आया, ठीक है, मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स आया, देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल लीग आए। ये चारों ही आपके क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये चारों ही आपको अच्छी तरह टिप्स पे याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं। जब हम आगे चलते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को हम आपका क्या बोलते हैं, बॉयकॉट मूवमेंट भी बोलते हैं। मेनली स्वदेशी मूवमेंट का ये था कि सारे इंडियन सेल्फ रिलायंस हो जाए, ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी हमें गुड्स चाहिए वो हम खुद प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। मेनली स्वदेशी मूवमेंट का मतलब सेल्फ रिलायंस, ठीक है, ब्रिटिशर्स से दूर। जब हम ब्रिटिशर्स से दूर हो जाएंगे तो क्वाइट ऑब्वियस हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े होना सीख लेंगे। जो स्वदेशी मूवमेंट है वो आपका 7 अगस्त 1905 में क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था इन कैलकाटा टाउन हॉल में, ठीक है। एंड रिटेलिएशन भी हमें इसकी जो है देखने को मिली थी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। देन ये जो है कब आपका 1903 से हम आपके पार्टीशन की बात कर रहे थे, लेकिन फाइनलाइज आपकी कब होता है, 16 अक्टूबर में होता है, ठीक है। फिर ये देखने को मिलता है कि जो आपका बंगाल की स्टेट होती है वहां के लोग ने फास्ट रखना शुरू कर दिया है, चूल्हे में आग नहीं जलाई है, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू सपोर्ट स्वदेशी मूवमेंट, सो दे वांटेड टू शो देयर अग्रेशन टू द ब्रिटिशर्स। इस मूवमेंट ने क्या कर दिया था, जो आपके इंडियन नेशनलिज्म है उसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया था, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था कि हाँ भाई अब हमें क्या चाहिए, अपनी जो है एक तरीके से आजादी चाहिए। फिर स्वदेशी मूवमेंट जो है इट वाज लेड बाय और महात्मा गांधी जी, ठीक है। फिर जो मूवमेंट है उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, इंडियंस की पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। इंडियंस जो है अपने कल्चर को अपनाते हुए ज्यादा जाते हैं, चीजें जो है डोनेट करते हुए दिखाई दिए, वो कपड़े पैसे वगैरह सब डोनेट करते हुए। और यहाँ पे फिर हमने खादी की कल्टीवेशन भी जो थी आपकी शुरू कर दी थी, ठीक है। सिर्फ खादी की नहीं, आपकी ग्रामोद्योग जो है वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने शुरू जो है आपके कर दिए थे। देन फिर क्या देखने को मिलता है कि इन्होंने शेप दिया हमारे रिच कल्चर को स्वदेशी गुड्स ने, ठीक है। और आज भी हम देखते हैं कि हम स्वदेशी चीज को बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, हम सेल्फ इंडिपेंडेंस पे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। देन इसका आइडिया क्या था, वही सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी की, कोई भी इंसान जो है क्या हो जाए, अपने आप में सक्षम हो जाए कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ये सारी बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट सूरत स्प्लिट क्या थी, सूरत स्प्लिट ये था कि जो आपके आईएनसी की मीटिंग हुई थी, मेजरली आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस की जो आपके सूरत में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में क्या हुआ था, जो आपके आईएनसी है वो तो दो भागों में बट गई थी। पहला जो बोला जाता था मॉडरेट्स, मॉडरेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो है नरम दल के लोग, ऐसे लोग जो हाँ बात बूत करके सारी चीजों को काउंटर करने में विश्वास रखते हैं। दूसरी साइड आते थे आपके एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं, जो हमेशा लड़ने को तैयार है, ठीक है, हु वांटेड टू फाइट, कि हाँ भाई मुझे लड़ाई करनी है, ठीक है, मुझे जो है ऐसे नहीं बैठना है, ठीक है। तो मतलब नहीं बैठने का मतलब क्या होता है ना, कि मुझे ऐसे बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी बात समझोगे नहीं, आप मेरी बात सुनोगे नहीं, तो इट्स बेटर कि हम दोनों ना एक दूसरे से लड़ ही लेते हैं। जो जीत जाएगा वो क्या कर लेगा, यहाँ पे रूल्स बना लेगा, लॉज बना लेगा और चीजों को काउंटर करना सीख जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं अबाउट द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये हमें सूरत स्प्लिट में देखने को मिलती है। सूरत स्प्लिट आपकी हुई कब थी, तो वो 1907 में आपकी हुई थी। अब यहाँ देख लेते हैं कि जब सूरत सेशन हुआ था तो उसमें प्रेसिडेंट भी चुनना था, वो भी देख लेते हैं। हुआ क्या, द रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट कौन बने, लाला लाजपत राय जी बने, बाल गंगाधर तिलक जी बने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे। मॉडरेट्स के साइड पे कौन थे, रास बिहारी घोष जी, बट लाला जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने रास बिहारी घोष जी को एक तरह से रिस्पेक्ट दिखाई और उनको कहा कि आप मेरी जगह खुद ही प्रेसिडेंट बन जाओ, मुझे आपके आगे कम्पीट नहीं करना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा बड़े भी थे और उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। तभी सूरत में आपके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, तो वो आपके रास बिहारी घोष जी बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि लाला लाजपत राय जी क्या कर लेते हैं, स्टेप डाउन कर लेते हैं, वो अपना कदम जो है एकदम से पीछे ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग क्या था, जो आपके इंडियन मुस्लिम्स है ना, ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमें एक सेपरेट पार्टी बनानी है, हमें एक सेपरेट ग्रुप बनाना है जहां पे सिर्फ मुस्लिम्स होंगे, एंड ये एक ऐसा ग्रुप होगा जो आगे जाके क्या करेगा, एक अलग एरिया में रहने की कोशिश करेगा। आज के टाइम पे उस एरिया को हम पाकिस्तान कहते हैं। तो ये जो मुस्लिम लीग थी ये इसलिए बनाई गई थी कि सारे आपके मुस्लिम्स इकट्ठे आएंगे, अपना सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएंगे, ठीक है, इंडिया से फटाफट आजाद हो जाएंगे और एक अलग सा देश जो है जहां जो अपना बसाएंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है तो एक्चुअली ये आपके 1940s में इसका आइडिया आया था,
ठीक है, ये एक रोल आई थी। इसमें क्या देखने को मिला कि जो इंडियंस है वो डिवाइड हो गए थे, और आगे जाके जब 47 में क्या होते हैं, हमारे आज़ादी मिल जाती है, तो मुस्लिम जो है, ये मुस्लिम लीग के जो लोग हैं सारे पाकिस्तान में जाके रहने लग जाते हैं। आफ्टर ऑल द पार्टीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे ऑल मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वहां पे जाके रहने लग जाते हैं, एंड वो एक तरह से सेटल हो जाते हैं, एंड अपनी लाइफ जो है बहुत ही खुशहाली से जीने लगते हैं। फिर आता है मॉडलिमिंटो रिफॉर्म। अब मॉडलिमिंटो रिफॉर्म को इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या था, इट वाज पुट इनटू प्लेस बाय अपसिस द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस एंड ब्रिंग द डिस्टिंक्ट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन रिलीजन। अब हुआ क्या, ये कह दिया गया इन्होंने मॉडलिमिंटो रिफॉर्म में कि देखिए आईएनसी जो है बहुत ज्यादा उड़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आईएनसी हटा के, एक इंडिविजुअल पार्टी को हटा के अब हम कौन सा रूल ला देंगे, आपका कम्युनल इलेक्टोरेट ला देंगे। अब उसका मतलब एक तरह से क्या होता है कि अलग अलग जो हिंदू हैं तो हिंदू अपना इलेक्शन कर ले, मुस्लिम मुस्लिम इलेक्शन कर ले, सिख इलेक्शन कर ले, जैन जैन इलेक्शन कर ले। तो ये सारी चीजें जो आपके डिवाइड एंड रूल को और एनहांस करने वाली बातें थी, वो कौन लेके आए थे, मॉडलिमिंटो रिफॉर्म्स लेके आए थे, जिनको हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 भी बोल देते हैं। एंड तभी आप देखेंगे इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, कि इन्होंने क्या दिया था कि कम्युनिटी डिवाइड कर दो, जैसे कि रिलीजियस बेसिस पे भी कम्युनिटी होती है, फिर आपकी जनरल, फिर एसटी, फिर एससी, ये आज का है, पास्ट टाइम पे भी सिमिलर काइंड ऑफ आपकी कम्युनिटीज रही होंगी। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। अब लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल को थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, कैपिटल कैलकाटा टू दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं, इस्टेब्लिश ऑफ योर हिंदू महासभा। अब हमें ये देखना है कि हिंदू महासभा आपका क्या होता है। जब हम हिंदू महासभा की बात करते हैं तो ये आपके लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे बनाई गई थी, या 1905 में 1915 में बनाई गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय के तहत, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना जो है की थी। अब इसमें यह था कि जितने भी आपके हिंदुत्व लोग हैं, जो हिंदुइज्म जो है उसको फॉलो करते हैं, उन लोगों को एक साथ इकट्ठे लाना, उनको अपने रिलीजन का बारे में इंपॉर्टेंस समझाना, एंड उनको कहना कि आप क्या करेंगे, जो रिलीजियस वर्क होगा, जितना भी हिंदू का रिलीजियस वर्क होगा वो सब इकट्ठे आके ही करेंगे। इसको हम अम्ब्रेला, नॉट अम्बाला, आई एम सो सॉरी, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी योर अम्ब्रेला ऑफ हिंदू रिलीजन भी कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं कि जितने भी आपके सारे हिंदूज थे, ठीक है, वो जो है इस पर्टिकुलर सभा के अंदर आके क्या करते, बैठ रहे थे, अपने रिलीजन के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बता रहे थे, अपने रिलीजन की तारीफ कर रहे थे, और अपने रिलीजन को जो है कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे थे, बढ़ावा जो है दे रहे थे। तो ये बात कब हम किस में करते हैं, हिंदू महासभा 1915 में करते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ योर वाइस हाउस खत्म हो जाता है, क्योंकि वाइस हाउस जो है एक बहुत लंबी सीरीज है, एक बहुत बड़ी चेन है, ठीक है। तो हम उसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं लेक्चर थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है, एंड फिर कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे बोरिंग लगने लग जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें हमारा लॉर्ड्स भी हैं, वाइस हाउस भी हैं, एंड उसके अलावा इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज आपका हो चुका है, सेकेंड पार्ट में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे, टेक केयर।